Hello everyone. I once again welcome you all on Lobita's YouTube channel. Hope you all would be doing fine and great. आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे प्रिजन सिस्टम की इन इंडिया अंडर द पिनोलॉजी सब्जेक्ट। और हम देखेंगे कि इस प्रिजन सिस्टम के क्या-क्या चैलेंजेस है, क्या इसकी मीनिंग होती है और इन प्रेजेंट सिनेरियो क्या इसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है आज के प्रेजेंट टाइम को देखते हुए। सो इन सारी चीज़ों को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इन डेप्थ डील करेंगे। सो प्रिजन्स जो होते हैं वो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे किसी भी कॉन्विक्टेड पर्सन को या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को जिसके अगेंस्ट किसी टाइप की कोई प्रोसीडिंग चल रही है उसको रखा जाता है। कॉन्विक्टेड पर्सन्स वो होते हैं जिनके अगेंस्ट जो भी चार्जेस लगे होते हैं, जिसके ऊपर उनका ट्रायल चल रहा होता है, वो चार्जेस उनके अगेंस्ट प्रूव हो जाते हैं व्हेन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तब हम उनको कॉन्विक्टेड पर्सन कहते हैं। और ये जो प्रिजन्स होते हैं इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये नहीं होता है कि उनको एक तरह का रिटालिएशन चाहिए होता है या फिर रिवेंज चाहिए होता है अगेंस्ट द ऑफेंडर, बल्कि उनका बेसिक एम ये होता है कि जो भी प्रिजनर है उसको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाया जा सके, ताकि जब भी वो उस प्रिजन से बाहर आए तब वो एज अ गुड सिटीजन आए या फिर एज अ यूजफुल पर्सन आए फॉर द सोसाइटी इन फ्यूचर। और जो इंडिया का प्रिजन सिस्टम है वो हमारी स्टेट के द्वारा गवर्न किया जाता है, जो कि बैलेंस करता है बिटवीन पनिशमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, मतलब सजा और उसको जो रिफॉर्म या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिर से सोसाइटी में लाइक अपनी लिविंग को कैरी ऑन करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है ये प्रिजन सिस्टम। एंड प्रिजन एज आई टोल्ड यू कि वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसका मतलब कि वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वही प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। और रेगुलर गाइडेंस और एडवाइस दी जाती है स्टेट्स को एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज को। बहुत तरह की जो इश्यूज होते हैं जो कि प्रिजन से संबंधित होते हैं या फिर प्रिजनर्स उसके जो इनमेट्स होते हैं उनसे संबंधित होते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द प्रिजन सिस्टम एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड बिहाइंड द वॉल्स। ओके, सो इंडियन प्रिजन सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। सिर्फ पनिशमेंट देना ही इसका एम नहीं होता, बल्कि इसका मेन पर्पस होता है कि जो लोग क्राइम करते हैं उन्हें सुधारा जाए। जेल को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के तौर पे देखा जाता है जहाँ पे ऑफेंडर्स को रिफॉर्म और रिहैबिलिटेट किया जाता है। रिफॉर्म का मतलब होता है कि सुधारा जाता है एंड रिहैबिलिटेट मीन्स कि फिर से उनको सोसाइटी में जीने के लायक हम कह सकते हैं कि बनाया जाता है। एंड ये जो प्रिजन्स होते हैं ये सर्व करते हैं एज अ डिटर टू दी ऑफेंडर। ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो कि एक प्रोस्पेक्टिव ऑफेंडर हो सकता है जो क्राइम करने के बारे में सोच रहा है, उसके मन में भी ये एग्जाम्पल्स देखते हुए एक तरह का डिटरेंस क्रिएट होता है। एंड दिस प्रिजन सिस्टम इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग क्राइम अंडर कंट्रोल, बिकॉज जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं फ्रॉम द सोसाइटी, उनको हम प्रिजन्स में एकोमोडेट कर देते हैं, तो इसीलिए काफ़ी हद तक क्राइम को भी कंट्रोल करने में ये प्रिजन्स जो है वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ दीज इंडियन प्रिजन्स। सो इंडिया की जो जेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं, यानी कि उनमें जितने लोगों की जगह के मतलब उनमें जितने लोगों की एकोमोडेशन के लिए जगह है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रिजनर्स रखे गए हैं उन प्रिजन्स के अंदर। एंड इंडिया में लगभग 1300 से 1300 से ज़्यादा प्रिजन्स हैं और उनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है अराउंड 4 लाख प्रिजनर्स। लेकिन उसके बावजूद भी जो जेल्स है वो भर चुकी हैं, वो ओवर क्राउडेड हो चुकी है। एक और सीरियस प्रॉब्लम ये है जो कि हमारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भी इस चीज़ को अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि 75% से ज़्यादा प्रिजनर्स जो है वो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल का मतलब होता है कि उनका ट्रायल अभी तक कोर्ट में चालू ही नहीं हुआ है, या फिर अगर चालू भी हो गया है तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम आर गोइंग ऑन, और उन्हें भी अभी तक कोर्ट ने कॉन्विक्ट नहीं किया है, फिर भी वो उन्हें अभी जेल में ही रखा गया है। एंड अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसके हिसाब से प्रिजन्स का मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में आता है, अंडर दी स्टेट लिस्ट विच इज मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज भी कई प्रिजन्स जो है वो पुराने लॉज और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस से चल रहे हैं। दैट इज जो आज भी जो प्रिजन्स है वो गवर्न होते हैं बाय द वेरी ओल्ड लॉ ऑफ द प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894, जिनकी वजह से जो सिस्टम है वो मॉडर्न नहीं हो पा रहा है, वो आज के प्रॉब्लम्स को, आज के चैलेंजेस को एड्रेस नहीं कर पा रहा है। Next is now we will see कि what are the most challenges in prison system. So very first challenge which we have is overcrowding. So आजकल ज़्यादातर prisons में
जो सैंक्शन कैपेसिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स रखे जा रहे हैं। इससे रहने की कंडीशंस जो है वो ख़राब हो जाती है। जैसे कि जो रूम्स हैं वो छोटे होते हैं, उनमें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होती है, काफ़ी पुअर वेंटिलेशन होती है और जो बेसिक हाइजीन होती है उसको भी मतलब कई हद तक मेंटेन करना इस ओवरक्राउडिंग की वजह से मुश्किल हो जाता है। सेकंड चैलेंज इज़ हाई अंडर ट्रायल पॉपुलेशन। सो जो इंडिया की जेल्स हैं, उनमें 75% से ज़्यादा लोग अभी अंडर ट्रायल हैं, यानी उनका केस कोर्ट में चल रहा है और उन्हें अभी तक कॉन्विक्ट नहीं किया गया है। जुडिशियल प्रोसेस में डिले की वजह से ये लोग सालों तक बिना कन्विक्शन के जेल में रहते हैं। एज़ यू ऑल नो कि जो हमारा इंडिया का जो एक ट्रायल प्रोसीजर है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग प्रोसीजर है हमारे जुडिशियल सिस्टम में और इसी की वजह से काफ़ी हद तक ये जो केसेस हैं, वो सालों-साल चलते ही रहते हैं और इन अंडर ट्रायल प्रिज़नर्स को जेलों में रखा जाता है, जिसकी वजह से एक मतलब हम कह सकते हैं एक हाई पॉपुलेशन वहाँ पे रिसाइड कर रही है एंड व्हिच इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरक्राउडिंग ऑफ दोज़ प्रिजन्स एज़ वेल। So the next is poor infrastructure and facilities. So many prisons lack proper sanitation, adequate medical care, sufficient food and basic amenities. So बहुत सी prisons में जो basic facilities होती हैं जैसे कि cleanliness हो गया, water consumption हो गया, toilet, medical care और भी जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है और जो वहाँ पे फूड वगैरह जो दिया जाता है prisoners को उनके कंजम्पशन के लिए उसकी भी क्वालिटी काफ़ी डिग्रेडेड होती है, वो अच्छी नहीं होती है। एंड ये सब प्रिजनर्स अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं ये सब प्रिजनर्स के हेल्थ और डिग्निटी को अफेक्ट करता है विच इज़ अ वेरी मेजर इशू फॉर द पर्सन्स हु आर residing in the prisons. Fourth is shortage of staff. So there is a significant shortage of trained prison personnel which hampers effective prison management. सो जेल को चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए ट्रेन्ड और एडेक्वेट स्टाफ होना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन कई जेल्स में स्टाफ की कमी होती है, उनका क्या कहते हैं नहीं वो प्रॉपर उनकी रिक्रूटमेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इन दोनों पे ही काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। Fifth is incidents of custodial violence. So, cases of torture, abuse, and even deaths in custody highlight the violation of human rights. So, I then we come across cases like these of custodial violence. So, कई बार prisoners के साथ जेल के अंदर ही torture होता है या फिर abuse होता है, which can even उनका कई बार कई cases में उनकी death भी cause हो जाती है इन ऐसी हिंसा और ऐसे उत्पीड़न के चक्कर में। और ये सारी केसेस रिपोर्ट होते हैं बट स्टिल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडीज इनके अगेंस्ट या इफेक्टिव स्टेप्स इनके अगेंस्ट अभी तक लिए नहीं गए, स्टिल ये चीज़ें प्रैक्टिस में है और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उन प्रिजनर्स की ह्यूमन राइट्स का एक सीरियस वॉयलेशन है। Sixth is lack of rehabilitation programs. So most prison lack rehabilitation like educational, vocational and skill development programs necessary for reforming prisoners. So कई जेल्स में एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट जैसे जो प्रोग्राम्स हैं वो नहीं होते हैं। जो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कई हद तक प्रिजनर्स को रिफॉर्म करने के लिए एसेंशियल होते हैं बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये प्रोग्राम्स कई जेलों में रन नहीं करते हैं और बिना इनके उनकी लाइफ जेल के बाद भी जो है वो कई मतलब बेहतर नहीं हो पाती है, वो वैसी की वैसी ही रहती है। सेवेंथ इज मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो कई प्रिजनर्स मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर करते हैं लेकिन काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल सपोर्ट जैसी जो सर्विसेज है वो काफ़ी कम जेलों में अवेलेबल होती हैं और इससे उनका जो कंडीशन है वो और भी वर्स हो जाता है बिकॉज ये जो प्रिजनर्स होते हैं ये ऑलरेडी इन आइसोलेशन रहते हैं इन द प्रिजन। आई मीन व्हाट आई मीन टू से कि वो अपनी फैमिली से अपने जो उनके वेल विशर्स हैं उनसे काफ़ी डिस्कनेक्टेड रहते हैं और ये जो चीज़ है अगर वहाँ पे मतलब जो उनकी इन सारी चीज़ों का एक बहुत ही सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है उनके मेंटल और उनके फिजिकल हेल्थ पे भी। बट इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जेलों में मतलब ज़्यादातर जेलों में प्रॉपर काउंसलर्स नहीं है, प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है विच इन टर्न इनकी कंडीशन को वर्स से वर्स्ट ही बनाता है, इनको बेहतर नहीं करता है। So all these were the challenges which these prisoners are facing in the prison system currently, which is in India. Now we will see some of the landmark relevant laws and the provisions concerning these prison system in India. So the very first act which we have is Prisons Act of 1894. So ये इंडिया में जेल्स को गवर्न करने वाला सबसे ओल्ड और सबसे मेन एक्ट है। जब ब्रिटिशर्स का ये रूल होता था तब ये एक्ट बनाया गया था और इस एक्ट
एक्ट में बताया गया है कि जो जेलें होती हैं वो कैसे चलेंगी, क्या उनका प्रोसीजर होगा रन करने का, प्रिज़नर्स को वहाँ पे कैसे रखा जाएगा और उनके क्या रूल्स होंगे, उनकी लाइफ़, उनकी जो डेली लाइफ़ है वो कैसे रेगुलेट होगी, ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन्ड है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये 1894 का एक्ट है, यानी कि ये बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है। आज के डेट में सोशल कंडीशंस और ह्यूमन राइट्स के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और ये मॉडर्न प्रिज़न मैनेजमेंट के चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करता है। नेक्स्ट एक्ट व्हिच वी हैव इज़ मॉडल प्रिज़न मैनुअल ऑफ 2016। सो ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी किया गया एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, यानी जेल्स को कैसे सुधारा जाए इसके लिए पूरी इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं। क्योंकि प्रिजन्स एक्ट 1894 पुराना हो गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक नया और मॉडर्न मैनुअल दिया है। इसमें प्रिजनर वेलफेयर, हेल्थ, रिहैबिलिटेशन, सिक्योरिटी और स्टाफ रनिंग जैसे कई इंपॉर्टेंट एरियाज पर डिटेल गाइडलाइंस दी गई हैं। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जेल रिफॉर्म को प्रमोट करना। और ये जो है वो एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक एडवाइजरी डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं वो है, जिसे स्टेट्स अपनी कन्वीनियंस और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट विच वी हैव इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सो ये जो है ये हमारे ओल्ड जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था ऑफ 1973 उसको रिप्लेस करके लाया गया है। ये एक न्यू क्रिमिनल लॉ है और ये क्रिमिनल केसेस में लीगल प्रोसीजर्स को डिफाइन करता है। इसमें क्राइम इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, ट्रायल्स और बेल जैसे सभी प्रोसीजरल रूल्स हैं। प्रिजन्स के कॉन्टेक्स्ट में इसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से जुड़े नियम हैं, ठीक है? एंड जैसे उनको क्या नियम है, जैसे उनको कब बेल मिल सकती है, कब कोर्ट में उनका प्रोसेस क्या क्या होगा और उनके कितने समय तक कस्टडी में रखा जा सकता है। ये सीधे-सीधे जेल मैनेजमेंट से ज़्यादा जेल में रहने वालों के जुडिशियल प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है? Then the next which we have is Juvenile Justice Act of 2015. So ये जो एक्ट है वो चिल्ड्रन से जुड़े केसेस को डील करता है, ठीक है? जुवेनाइल से जुड़े केसेस को डील करता है। खासकर जब कोई चाइल्ड किसी भी लॉ का जो है वो वॉयलेशन करता है, ठीक है? यानी कि हम उनको कहते हैं चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ या फिर जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इस एक्ट के तहत 18 साल से कम जो भी बच्चे होते हैं, उनको रेगुलर प्रिजन्स में नहीं रखा जाता है, अगर वो किसी भी टाइप का कोई क्राइम कमिट करते हैं। और उनके लिए अलग से ऑब्जर्वेशन होम्स, स्पेशल होम्स या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी होते हैं, ठीक है? उनको हम नॉर्मल रेगुलर ट्रेडिशनल जेल्स में नहीं रखते हैं विद दोज़ लाइक ऑफेंडर्स जो कि ज़्यादा ही क्या मैं कहूँ ज़्यादा ही डेंजरस होते हैं इन बच्चों के लिए अगर वो उनके साथ रहेंगे तो। और इसका जो फ़ोकस होता है वो बच्चे को पनिशमेंट देने से ज़्यादा रिहैबिलिटेशन और उनके मतलब एक बेटर फ्यूचर ओरिएंटेड पर होता है, ठीक है? इसका मेन फ़ोकस उस पे होता है कि कैसे उन बच्चों को रिहैबिलिटेट किया जाए और कैसे उनके भविष्य को और एक बेहतर तरीके से सँवारा जा सके। ये एक्ट ये मतलब सुनिश्चित करता है कि जो बच्चों के जो या फिर जो जुवेनाइल्स के राइट्स हैं उनको उनकी भी प्रोटेक्शन हो। Next is constitutional provisions. So, Article 21 guarantees the right to life and personal liberty, applicable even to prisoners. Article 38A mandates free legal aid to ensure justice for all. So, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स गिवन है अंडर पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। और जो इसमें आर्टिकल 21 है वो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है कि हर पर्सन को राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है और अपनी आज़ादी का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि ये जो राइट है वो प्रिजनर्स पर भी एप्लीकेबल होता है, उनके ऊपर भी ये राइट बेस्टोर्ड है। इसका मतलब है कि जेल में भी उन्हें ह्यूमन डिग्निटी के साथ रखा जाना चाहिए और उनके साथ किसी भी तरह का कोई टॉर्चर या फिर कोई भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़, मेडिकल केयर और अपनी जो फैमिली है उनसे भी मिलने का राइट होता है अंडर दिस आर्टिकल। और वहीं एक आर्टिकल है विच इज़ आर्टिकल 39A जो कि कहता है कि the state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. So इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो उसको ये चीज़
मतलब इंश्योर करनी है कि सबको जो है वो बराबर इक्वल जस्टिस मिले, और अगर कोई पर्सन है जो कि पुअर है, जो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड, तो उसको भी किसी या फिर कोई भी और कोई वजह है जिसकी वजह से वो लॉ का सपोर्ट नहीं ले सकता, उसकी हेल्प नहीं ले सकता है, तो उसे फ्री लीगल एड मिलेगी, ठीक है। फ्री लीगल एड का मतलब है कि उसे एक मुफ्त में कानूनी सहायता हम कह सकते हैं ये मिलेगी। जेल में रहने वाले बहुत से लोग जो होते हैं वो पुअर होते हैं, तो ये प्रोविज़न उनको फ्री में लॉयर और जो लीगल एडवाइज़र होते हैं या लीगल एडवाइस होती है, वो दिलाने में काफ़ी हद तक मदद करता है, ताकि जो उनका केस है, वो प्रॉपर्ली रन कर सके, और एंड एट लास्ट जो हमारे इंडियन जुडिशरी या फिर इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एम है कि दैट जस्टिस शुड बी डन, वो गोल जो है वो इंश्योर हो सके। नाउ वी विल डील विद सम ऑफ द इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू these prison systems in India. So, the very first case which we have is Sunil Batra versus Delhi administration. This is the case of 1978. The Supreme Court held that prisoners are also entitled to fundamental rights, including Article 21. The court condemned solitary confinement and emphasized humane treatment. सो ये केस मेनली सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और प्रिजनर्स के ह्यूमन राइट्स पर था। एक प्रिजनर सुनील बत्रा ने एक लेटर लिखा था जिसमें तिहाड़ जेल की कंडीशंस और उनके साथ हो रहे हैं जो मतलब गलत जो व्यवहार थे, उनके बारे में उन्होंने मेंशन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि जो भी पर्सन जेल में प्रिजन में रिसाइड कर रहे हैं, उनके भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। यानी जेल में होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने सभी जो राइट्स हैं उनको खो देते हैं, ठीक है? या फिर वो आपसे छीन लिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि प्रिजनर्स को भी आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत जो डिग्निटी और ह्यूमेन ट्रीटमेंट है वो मिलना चाहिए, और इसने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो एक रॉन्ग यूज़ हो रहा था, उसपे भी रोक लगाई और एम्फसाइज़ किया कि प्रिजनर्स के साथ ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए, एक और क्या कहते हैं, उन्हें प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए। Next is the Husainara Khatun versus State of Bihar of 1979. This case highlighted the plight of under trial prisoners languishing in jail for years. The court ruled that speedy trial is a part of Article 21. सो ये केस अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की जो कंडीशंस थी उसके ऊपर था। बिहार की जो जेल्स थी उसमें काफ़ी ऐसे हज़ारों ऐसे लोग थे जिन्होंने सालों से बिना ट्रायल, जो कि सालों से बिना ट्रायल के बंद थे, और इनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्हें जितनी सज़ा मिलनी थी उससे ज़्यादा टाइम वो पहले ही जेल में जो है वो गुजार चुके थे। और कोर्ट ने इस सिचुएशन से मतलब बहुत ही वो हताश हुआ, बहुत ही शॉक हुआ कोर्ट, और उन्होंने कहा, जजेस ने कहा कि स्पीडी ट्रायल यानी कि जो भी केस है उसका जल्द से जल्द सुनवाई होना, ये आर्टिकल 21 का एक फंडामेंटल पार्ट है, ठीक है? और अगर किसी का ट्रायल बिना वजह के लंबा चलता है तो ये उसका जो राइट है उसका वॉयलेशन है, और इस केस के बाद काफ़ी हज़ारों अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया गया था आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट इन दिस केस। Then the third case which we have is DK Basu versus the state of West Bengal of 1997. So in this case, it laid down the guidelines to prevent custodial torture and deaths. It made it mandatory to record arrest and inform family members. ये केस कस्टोडियल टॉर्चर और डेथ को रोकने के लिए था। कस्टोडियल टॉर्चर का मतलब होता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर अक्यूज जो है वो कस्टडी में होता है, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में हो, तब उसके साथ काफ़ी तरह की मारपीट की जाती है, उसके ऊपर वायलेंस किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, ठीक है? उसके साथ हिंसात्मक रूप से पेश आया जाता है, तो उसका मतलब होता है कस्टोडियल टॉर्चर। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कस्टोडियल वायलेंस को रोकने के लिए इस केस में डिटेल गाइडलाइंस दी, और इसमें से कुछ खास रूल्स ये थे कि जैसे कि अरेस्ट करते वक्त एक अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा जिस पर अरेस्ट करने वाले ऑफिसर और जो अरेस्ट हो रहा है और एक उसके फैमिली मेंबर या फिर कोई भी रेस्पेक्टेबल पर्सन का साइन होगा। अरेस्ट और जो अरेस्टेड पर्सन है उसके फैमिली मेंबर्स को उसकी अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, ये एक मैंडेटरी गाइडलाइन इसमें बनाई गई। फिर जो अरेस्टी है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, ये भी एक मैंडेटरी रूल था। और हर पुलिस स्टेशन और इंट्रोगेशन सेंटर में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें सारी जितनी भी अरेस्ट हो रही है उसकी एक प्रॉपर एंट्री होगी। ये गाइडलाइंस आज भी जो है प्रैक्टिस में है, ताकि कस्टोडियल वायलेंस को, कस्टोडियल टॉर्चर को रोका जा सके। ये गाइडलाइंस एक बहुत ही इफेक्टिव टूल के तौर पे इस केस में एस्टैब्लिश की गई। देन द लास्ट केस व्हिच वी हैव इज रिमूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका ऑफ 1997. The Supreme Court acknowledged serious deficiencies in prison administration and issued directions for reform.
सो ये केस इंडिया में प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल शॉर्टकमिंग्स और रिफॉर्म्स पर था। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस केस को सुओ मोटो शुरू किया था जब उन्हें प्रिजन कंडीशंस की रिपोर्ट्स मिली थी, और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन प्रिजन सिस्टम में मौजूद सीरियस डेफिशिएंसीज को एक्नॉलेज किया, जैसे कि ओवरक्राउडिंग, स्टाफ शॉर्टेज, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स की कमी एक्सेट्रा। और कोर्ट ने प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए कई डायरेक्शंस और रिकमेंडेशंस इशू किए, और ये केस प्रिजन रिफॉर्म्स को लेकर एक ब्लूप्रिंट की तरह है, ऐसा हम कह सकते हैं। Now we will deal with some of the major committees and what were their recommendations for the reformation of the prison system in India. So very first committee is the Mullah Committee, which was established in 1983. This committee emphasized on reformation over punishment, also recommended separation of under trials from convicts and improvement in prison staff training. इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दिए कि जो हमारा मेजर फोकस होना चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए, वो रिफॉर्मेशन पे होना चाहिए, ना कि पनिशमेंट पे। और इसने ये भी रिकमेंड किया कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको हमें कॉन्विक्ट से सेपरेट करके रखना चाहिए, उनको उनके साथ नहीं रखना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके माइंड पे उन कॉन्विक्टेड पर्सनस के साथ रहने से असर पड़ता है। और एक रिकमेंडेशन और थी कि जो भी प्रिजन स्टाफ की ट्रेनिंग होती है उसमें भी एक तरह का इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। ये सारे रिकमेंडेशंस दिए गए थे बाय द मुल्ला कमिटी। द नेक्स्ट कमिटी विच इज देयर इज जस्टिस कृष्णा अय्यर कमिटी, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987। सो इस कमिटी ने भी फोकस किया था कि जो भी प्रिजनर्स हैं उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड दिस कमिटी कॉल फॉर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स एंड ऑल्टरनेटिव्स टू इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो इस कमिटी ने काफ़ी तरह की रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को चलाने की रिकमेंडेशन दी, एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट का क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, इसके बारे में भी सोचने की रिकमेंडेशन दी। Law Commission report. So this was a 286th report, recommended bail reforms and use of non-custodial sentences for minor offenses. ठीक है, तो इस कमीशन रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन आई कि जो हमारा बेल का सिस्टम है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का हो चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का हो, उसमें रिफॉर्म लाया जाए, और उसके साथ ही साथ जो माइनर ऑफेंसेस हैं उसमें नॉन कस्टोडियल सेंटेंसेस दिए जाएं। नाउ वी विल सी सम ऑफ द सजेस्टेड मेजर्स फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन मेजर्स को देखेंगे। सो द वेरी फर्स्ट इज मॉडर्नाइजिंग prison laws. Repeal the outdated Prisons Act 1894 and replace it with modern rights-based framework. ठीक है, तो इंडिया में जो प्रिजन्स एक्ट है 1984 का है, वो बहुत पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, और अब ज़रूरत है कि उसे रिपील करके एक मॉडर्न और ह्यूमन राइट्स बेस्ड लॉ लाया जाए, जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग हो, आज की प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को, चैलेंजेस को एड्रेस कर सके। देन स्पीडी ट्रायल मैकेनिज्म, इट एस्टैब्लिश फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू रिड्यूस डिलेज एंड अंडर ट्रायल पॉपुलेशन। सो कोर्ट्स में केसेस काफ़ी डिले होते हैं, जिससे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जेल में लंबे टाइम तक रहते हैं। अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश कर दें और जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हुए करें, तो ट्रायल्स को जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। थर्ड इज इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अपग्रेड प्रिजन बिल्डिंग्स एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटेशन, क्लीन वाटर, न्यूट्रिशियस फूड एंड हेल्थ केयर। सो जेल की बिल्डिंग्स को मॉडर्न और सेफ बनाया जाना चाहिए। सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशियस फूड और प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंश्योर करना ज़रूरी है आज के प्रिजन रिफॉर्म्स के अंडर में। देन फोर्थ इज स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। सो प्रिजनर्स को एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए, ताकि वो रिलीज होने के बाद एक अच्छी और एक बेटर लाइफ शुरू कर सके, जी सकें। फिफ्थ इज मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग। सो कई प्रिजनर्स मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, उनके लिए ट्रेन साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स अपॉइंट करने चाहिए, जो उनकी मेंटल वेलबींग में हेल्प कर सकें। सिक्स्थ इज इंक्रीज स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग। सो जेल्स में स्टाफ की कमी होती है, जेल्स में ओवर क्राउडिंग होती है, तो इसीलिए ज़्यादा ट्रेन्ड स्टाफ रिक्रूट करना चाहिए, और उन्हें ह्यूमन राइट्स और प्रिजनर हैंडलिंग का रेगुलर जो ट्रेनिंग होता है वो देना चाहिए। सेवेंथ इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ई प्रिजन सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सीसीटीवी कैमराज और बायोमेट्रिक डेटा का यूज करके जेल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। एट्थ इज ओपन एंड सेमी ओपन प्रिजन। सो ओपन प्रिजन्स में प्रिजनर्स को थोड़ा फ्रीडम दिया जाता है। ये सिस्टम ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करता है, और इसीलिए इस सिस्टम को एक्सपैंड करना चाहिए ओवर द ट्रेडिशनल प्रिजन सिस्टम।
नाइन्थ इज कम्युनिटी बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स। सो छोटे क्राइम्स जो कि नॉन वायलेंट क्राइम्स होते हैं उनके लिए जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन, पैरोल या फिर कम्युनिटी सर्विस जैसे ऑप्शंस का यूज़ करना चाहिए। इससे जो जेल है, जो प्रिजन्स है, उनमें काफ़ी हद तक ओवरक्राउडिंग भी कम होगी। एंड लास्ट इज लीगल एड सर्विसेज। तो स्ट्रेंथन फ्री लीगल एड प्रोग्राम्स एंड अवेयरनेस अमंग प्रिजनर्स। ठीक है, जो भी ऐसा पर्सन है जो कि लॉयर की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या फिर लॉ की मदद नहीं ले पा रहा है, लॉ सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम की हेल्प नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे लोगों को अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे उन्हें मुफ्त में ये सेवाएं अवेल की जाती हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी सम ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट्स इन दिस। सो तो जो अब तक हमने देखा कि प्रिजन, इंडिया के प्रिजन सिस्टम में क्या चैलेंजेस हैं और पहले क्या बड़े जो रीसेंट मतलब सॉरी लैंडमार्क जजमेंट्स आए थे। चलिए अब देखते हैं कि अब इसमें हाल ही में क्या नए रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। जो अभी नया आया है दैट इज मॉडल प्रिजन्स एक्ट ऑफ 2023। जैसे कि हमने पहले बात की, हमारा जो प्रिजन्स एक्ट है वो 1894 का है, बहुत पुराना है। इसी को बदलने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023 का ड्राफ्ट बनाया है। इस नए एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कॉलोनियल एरा का जो लॉ है उसको रिप्लेस किया जाए और ये मॉडर्न अप्रोच पर बेस्ड होगा, जिसमें प्रिजनर्स के राइट्स, उनका वेलफेयर, उनका रिहैबिलिटेशन और जेल स्टाफ की ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस होगा, उनके ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस होगा। इससे प्रिजन्स को और ज़्यादा ह्यूमेन और रिफॉर्मेटिव बनाया जा सकेगा। ओपन प्रिजन मॉडल्स और स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स की भी बात कही गई है रिसेंट टाइम्स में। इंडिया के कई स्टेट्स ने अब ओपन प्रिजन मॉडल्स शुरू किए हैं। ओपन प्रिजन्स नॉर्मल जेल से अलग होती है, जहां प्रिजनर्स को कुछ फ्रीडम दी जाती है, खासकर अगर उनकी जो पनिशमेंट है वो टू दी एंड है, ठीक है, ख़त्म होने वाली है, या उनका जो बिहेवियर रहा है वो ओवरऑल अच्छा हो, तब उनको ओपन प्रिजन सिस्टम में भेज दिया जाता है। और यहाँ सिक्योरिटी कम होती है और उन्हें जो है बाहर काम करने की भी परमिशन जो है वो मिल सकती है। इसके साथ ही जेल्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स भी चलाई जा रही है। इसमें प्रिजनर्स को उनके कोई भी स्किल जो है वो जिसमें वो इंटरेस्टेड हो वो सिखाया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कारपेंटरी, टेलरिंग, कंप्यूटर स्किल्स, फार्मिंग एक्सेट्रा। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब वो उस प्रिजन से बाहर आए तो उनके पास एक स्किल हो जिससे वो दोबारा सोसाइटी में इंटीग्रेट और पार्ट एक मतलब इंटीग्रेट कर सके और एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जो है वो कैरी ऑन कर सके, ना कि फिर से दोबारा इन सारे क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो। एंड जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैं, वो लगातार जेलों में ह्यूमेन ट्रीटमेंट और प्रिजनर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए पुश कर रही है। जुडिशरी ये इंश्योर करना चाहती है कि जेल सिर्फ सज़ा देने की जगह ना बने, ठीक है? बस पनिशमेंट दी जाए ऐसी जगह वो ना बने, ऐसे इंस्टीट्यूशंस वो ना बने, बल्कि वहाँ भी इंसान की, ह्यूमन की डिग्निटी मेंटेन रहे और उन्हें रिफॉर्म होने का एक चांस दिया जाए। इन सब बातों से हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हमारी कंट्री का प्रिजन सिस्टम सिर्फ पनिशमेंट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, इसमें मेजर चेंज आना ज़रूरी है, जहां ये रिफॉर्मेटिव और रिहैबिलिटेटिव बने। एक जस्ट और ह्यूमेन जेल सिस्टम तभी पॉसिबल है जब वो हर पर्सन की डिग्निटी और राइट्स की रिस्पेक्ट करे, भले ही वो जेल के दीवारों के पीछे ही क्यों ना हो, स्टिल उनके राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स, जो बेसिक राइट्स होते हैं, जो बाय बर्थ उनको ग्रांटेड होते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहे। एंड इसके लिए ज़रूरी है कि हम मॉडर्न लॉज लाएँ, ठीक है? जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, ठीक है? प्रिज़नर्स को प्रॉपर हेल्थ सपोर्ट मिले और उनके जो ट्रायल्स हैं वो जल्दी ख़त्म हो, ज़्यादा लंबे ना खींचे जाएँ। ये सारी चीज़ें इंश्योर करना ज़रूरी है और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारी जेलें सिर्फ़ सज़ा देने की जगह ही रहेंगी। लेकिन अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दें, इन रिफॉर्म्स पे ध्यान दें, तो ओनली देन कैन आवर प्रिज़न्स कंट्रीब्यूट टू अ सेफर एंड मोर जस्ट सोसाइटी, ठीक है? This was all for the today's content. If you found this helpful, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next lecture. Till then, thank you and bye bye.